विंडोज 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 करने के बाद मैं 1.25 किलो सेब ले आया और ये 1.25 किलो सेब मेरे को 1.5 लाख के पड़े हैं। हमारे चैनल पे हमने बहुत सारे लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं और वो सारे विंडोज लैपटॉप थे, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हो, फिर चाहे वो सस्ते हो, फिर चाहे वो महंगे हो। हम शुरू से लैपटॉप के लिए जाने जाते हैं तुम्हारे लैपटॉप वाले भैया। हमने 5 लाख तक के विंडोज लैपटॉप भी रिव्यू कर रखे हैं एंड हमने सबसे सस्ते 25,000 तक के भी लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं। पर जब से M2 आई है तब से बहुत लोगों की डिमांड भी थी M2 लाने की और हमारे चैनल पे एक भी मैकबुक का रिव्यू नहीं था। बट एक चीज बताऊं, जो मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, एक टेबल पे मैक पड़ जाती थी मेरे सबसे पुराने वाले स्टूडियो में थी, वो इंटेल वाली थी 2013-14 मॉडल वाली। वो ना तो मैं ढंग से यूज कर पाया, ना ही उसका कोई रिव्यू था, ना ही उसकी कोई परफॉर्मेंस के बारे में मेरे को पता है। और ये जो वीडियो का पूरा अप्रोच होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा कि आपके लिए मैकबुक नहीं है जैसे मेरे लिए नहीं है। तो मैकबुक को उस नजरिए से देखेंगे कि एक्चुअल क्या है मैक ओएस, कैसी परफॉर्मेंस है, इतना क्यों हुआ बना रखा है M2 का, सारी चीजें कवर करेंगे। मैकबुक में चेक करने के लिए होता क्या है जी, बस मैकबुक है, खरीद लो। के बाद हमें स्टारबक्स जाना चाहिए, है ना, मैकबुक लेते स्टारबक्स, स्कूटी रोक दो बाहर। कोई सेंस है इस बात? A few moments later. कल तक मैं गरीब फील कर रहा था, आज मैंने मैकबुक ली, मेरा अकाउंट तो खाली हुआ पर मैं अमीर फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। पन्नी हटा दिया, कागज लगा दिया इन्होंने दिखावेबाजी के लिए। खुशबू तगड़ी सी नहीं है इस हाँ, अमीरों वाली खुशबू। खुलते ही होंगे। गरीब हो तो मैं क्या अमीर, मुझे भी नहीं पता था। तो ये आ जाती है हमारी मैकबुक और कटा हुआ सेब फुल प्रीमियम। और डब्बे के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर हमारे को 35 वॉट का चार्जर मिल जाता है, जिसके अंदर हमारे को डुअल टाइप सी आउटपुट मिल जाता है। और ये हमारा मैगसेफ वाला है। मैगसेफ की चीज बढ़िया लगती है मेरे को, एकदम ऐसे लगा के एकदम पटक। और थोड़ी बहुत पुस्तकी बातचीत मिल जाएगी इसके अंदर। यहाँ पे हमारे महंगे महंगे एप्पल के स्टिकर और बाकी जो ये है हम कभी नहीं पढ़ते। ये हमारी मैकबुक यार M2 वाली परचेज करी है हमने। और M2 हमारा एक APU है, इसके अंदर कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता। बट इसको ऐसे जज ना किया जाए, अभी आपको परफॉर्मेंस सेक्शन में पता चलेगा कि क्या ही लेवल की चीज है। ये हमारा 8 कोर का प्रोसेसर है, जिसके अंदर 4 P कोर्स मिलते हैं और 4 E कोर्स मिलते हैं। और P और E तुम्हें पता होगा, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, जैसा काम वैसा लोड वैसा कोर, पता है ना। और इसके अंदर मिल जाती है 512 GB की SSD और कुछ ऐसी रीड एंड राइट स्पीड आपको मिल जाएगी SSD की। एंड इसके अंदर हमारे को 10 कोर का GPU मिलेगा। और जो 256 GB वाला वेरिएंट है वो 1,30,000 रुपए का है, उसके अंदर आपको 8 कोर का GPU मिलता है। वैसे परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंस नहीं आता। और इसके अंदर 8 GB की LPDDR5 रैम मिल जाएगी। और इसकी कहीं फ्रीक्वेंसी वगैरह कहीं मेंशन नहीं है, ना ही इनकी वेबसाइट पे, ना ही लैपटॉप के किसी सेक्शन में हमारे को मिली। और इसको वैसे भी अपग्रेड नहीं कर सकते। वैसे LPDDR5 है तो 4266 मेगाहर्ट्ज या 5200 मेगाहर्ट्ज की होगी। एंड यहाँ पे Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है। मेरे को Wi-Fi ब्लूटूथ यूज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, बट ब्लूटूथ वर्जन 5.2 होना चाहिए था। मतलब लेटेस्ट जनरेशन में भी हमारे को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 1.5 लाख देने के बाद भी गलत बात है। एप्पल थिंग्स। और इस लैपटॉप की हमने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी, मैंने कहा मैक के बारे में बताओ भाई साहब, तुम्हें क्या पूछना है। तो बहुत लोगों का सवाल था कि हमने एयर M2 क्यों ली है, मैकबुक प्रो M2 भी आई है और M1 प्रो भी है, M1 मैक्स भी है। कह रहा भाई साहब जब खर्च नहीं तो ढंग से खर्च लेते हैं। एक्चुअली मेरे को सिर्फ ना M2 का रिव्यू करना था, मैंने इसलिए परचेज की। और M1 प्रो सिर्फ वही लोग ले जिनको डेडिकेटेड बिल्कुल एप्पल चलाना है, और डेडिकेटेड मतलब तगड़े लेवल के काम करने हैं। और जो मैकबुक प्रो M2 वाली है वो वही पुरानी मैकबुक है जिसके अंदर इन्होंने बस M2 घुसेड़ दिया, बाकी सब कुछ वही है। उसकी डिस्प्ले के बेजल देख के ना मेरा मूड खराब हो गया था, मैंने कहा ना मैं तो एयर ही लूंगा। और बाकी एयर के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और प्रो में क्या क्या फायदे मिलेंगे वो हम आपको आगे परफॉर्मेंस सेक्शन में बताएंगे। आप थोड़ी सुंदरता देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे मिल जाता है हमारे को कटा हुआ सेब, जो कि बहुत महंगा है। और ये लैपटॉप हमारा पूरा मेटल बिल्ड में आता है, हिंजेस बहुत स्टेबल है, एक उंगली से एकदम प्यार से खुल जाता है एकदम बढ़िया तरीके से। और ये वाला एरिया भी हमारे को प्योर मेटल बिल्ड में मिल जाता है। और यहाँ पे ट्रैक पैड काफी लंबा चौड़ा मिल जाएगा। और जैसे तुम लोगों ने देखा ना, कुछ लैपटॉप के जो कीबोर्ड के निशान है वो डिस्प्ले पे आ जाते हैं, इसके अंदर वैसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप गौर से नोटिस करोगे ना, डिस्प्ले के बगल में तो एक रबर की लाइन टाइप सी बनी हुई है, जो इसके बंद करने के बाद इसकी बॉडी पे टच हो जाती है, तो हमारी डिस्प्ले डायरेक्टली कीबोर्ड तक नहीं पहुंचती। और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है, कोई फ्लेक्स नहीं है इस पूरे लैपटॉप के अंदर, चाहे टॉप लिड हो चाहे कीबोर्ड का हो। और पीछे से हमारे को कुछ ऐसी लुक मिल जाएगी, यहाँ पे रबर फीट बन रखे हैं और पीछे एकदम फ्लैट। और इस लैपटॉप की पूरी जो बिल्ड है ना, पूरी सिमेट्रिकल है। थोड़ा सा हमारे को थोड़ा बॉक्सी फील देता है लैपटॉप, और जो हमारी एजेस हैं वो राउंड है इसके अंदर। और भाई इसकी डिस्प्ले है फिंगरप्रिंट मैग्नेट, जैसे हम लैपटॉप के ऊपर थोड़ा सा भी हाथ लगाते हैं एकदम छप जाती है। और थोड़ी इसकी मेटल बिल्ड भी थोड़ी फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। और इस लैपटॉप की थिकनेस जो है 11.3 mm है सिर्फ, एंड इसका जो वेट है वो 1.22 kg है। तो एक हाथ से आराम से आप कैरी कर सकते हो, एकदम फुल स्टारबक्स फीलिंग। खोल दो और कॉफी पी लो अमीरो।
और छेदों के मामले में कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेते एप्पल वाले, 2 देंगे और खत्म। यहाँ पे हमारे को 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे, थंडरबोल्ट 3 वाले, और एक यहाँ पे हमारे को चार्जिंग इनपुट मिल जाएगा मैगसेफ वाला, और एक यहाँ पे हमारे को हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा। और इसके जो टाइप सी पोर्ट है वो USB 4 वाले हैं, तो आपकी रीड एंड राइट स्पीड बढ़िया आएगी अगर आपको SSD लगाते हो, क्योंकि थंडरबोल्ट 3 भी है और साथ में USB 4 भी है, तो कोई हाई स्पीड वाली HDD अगर लगाते हो, थ्रू एडाप्टर भी अगर लगाओगे तो एकदम तगड़ी स्पीड देता है। और यहाँ पे थंडरबोल्ट 3 होते हुए भी मैक्सिमम 4K 120 हर्ट्ज तक का आउटपुट ये सपोर्ट करता है पोर्ट, हमारा थंडरबोल्ट 3 पोर्ट। बट हमने इससे आउटपुट लेके देखा, हमारे को मैक्सिमम 1080p 120 हर्ट्ज का आउटपुट मिला और 4K में 30 हर्ट्ज का आउटपुट मिला, जबकि 4K 144 सपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो हमारा 4K वाला मॉनिटर है MSI का, उसमें तो रंगीनियां मचा दी। अब ये लैपटॉप में कोई दिक्कत है या हमारे साथ कोई ग्लिच हुआ है, सॉफ्टवेयर वगैरह का ग्लिच है या जो भी है, मैंने शेयर कर दिया। और ये बहुत लोगों के साथ है, मैंने इसके ब्लॉग वगैरह पढ़ रहा था कि इसका जो लेटेस्ट अपडेट आया ना, जो OS का वेंटूरा जो भी है, मतलब उसके बाद से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। अब ये पता नहीं कब सॉर्ट होगी। और इस लैपटॉप का फेवरेट पार्ट है इसका कीबोर्ड ब्लैक कलर का मिलता है, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, और कीबोर्ड की फील बहुत बढ़िया है, मतलब टाइपिंग करने में बड़ा मजा आता है, लगता है कि मतलब एकदम बढ़िया कीबोर्ड आप यूज कर रहे हो। और राइट साइड में हमारे को एक फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाएगा जो बहुत स्टेबल है, एकदम बढ़िया चल जाता है, जिसको ये टच ID का नाम देते हैं, मतलब एप्पल वाले हैं अलग नाम दे देंगे और हम अलग हैं। और यहाँ पे फुल साइज का कीबोर्ड डेफिनेटली नहीं मिलेगा, बट जो इसकी एरो कीज है ना, उसके मेरे को साइज का सब कुछ समझ नहीं आया, बड़ी छोटी छोटी सी दी है, बस मजा नहीं आया। और इसका ट्रैक पैड काफी बड़े साइज का ट्रैक पैड मिल जाता है, और ये भी हमारा मेटल बिल्ड में है, मैट फिनिश का है पूरा। और इसका जो ट्रैक पैड है ना, इसको जब आप टैप करोगे तो लगता है कि ये दब रहा है, मतलब एक फिजिकल बटन वाली फील दे रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारे iPhone 7, 8 में ये वाला बटन लगता था कि हाँ दब रहा है, पूरी बॉडी दब रही है, वो भी हमारा हैप्टिक फीडबैक था। इसके अंदर भी सेम चीज है, वो ही हैप्टिक फीडबैक है। उसको आप प्रेस करोगे तो ऐसे बटन वाली फीलिंग आएगी, और अगर थोड़ा ज्यादा प्रेस करोगे तो और तगड़ी वाइब्रेशन आएगी। इसको भी इन्होंने अलग नाम दे दिया, फोर्स टच ट्रैक पैड, एप्पल वाले है ना। और ये हमारा मल्टी जेस्चर वाला है, 2 उंगलियों से टैप करोगे राइट क्लिक हो जाएगा, 4 उंगलियों से लॉन्च पैड चल जाता है, और बाकी बहुत सारे फीचर्स है जो इसकी माउस की सेटिंग में। UI के ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, अब क्या क्या macOS में कर सकते हो। इस वीडियो को उतना ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ये थोड़ी परफॉर्मेंस सेंट्रिक और नूब सेंट्रिक रखते हैं हम। इसमें मिलती है हमारे को 13.6 इंचेस की 2K डिस्प्ले हमारे को मिल जाती है, बट इसका जो रेजोल्यूशन है ना, इसके स्क्रीन के रेशियो के हिसाब से वो 2560x1664 है, और 100% sRGB मिल जाएगी, 80% Adobe RGB मिलती है, 99% DCI P3 मिलती है, 86% NTSC मिलती है, और वाइड P3 कलर गैमेट। एंड यहाँ पे हमारे को 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, और इसके अंदर मिलती है हमारे को 500 निट्स की ब्राइटनेस। अब तुमने ऐसे बड़े बड़े वर्ड सुन लिए, sRGB NTSC फलाना डिमक्का, इसकी डिस्प्ले बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की है। डिस्प्ले के कलर्स बहुत तगड़े हैं, इन कलर्स का उन्हीं को पता होता है जिनको डिस्प्ले एक्यूरेसी वाले काम करने होते हैं, जो एडिटिंग कर रहे होते हैं, कलर एक्यूरेसी कर रहे होते हैं, कलर ग्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो सब ये पहचान पाते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल एकदम आसान देसी भाषा में बताऊं तो डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, यहाँ पे इसके हमारे कलर्स बहुत बढ़िया है, इसके व्यूइंग एंगल की तो कोई बात ही नहीं, कितने मर्जी डिग्री से देखते रहो कोई दिक्कत नहीं आती। एंड ओवरऑल यहाँ पे मल्टीमीडिया कंजम्पशन हो या फिर आपका कंटेंट क्रिएशन हो, तो डिस्प्ले का तो भाई कोई जवाब ही नहीं है। और हाँ, ये डिस्प्ले हमारी एंटी ग्लेयर नहीं है, ये हमारी रिफ्लेक्शन वाली डिस्प्ले है, और इसके डिस्प्ले में हमारे को ट्रू टोन का भी सपोर्ट मिलता है, जैसे आईफोन्स में नहीं मिलता कि आपके एनवायरमेंट के हिसाब से मतलब डिस्प्ले कलर एडजस्ट कर लेती है, तो वो हम इसकी सेटिंग में जाके टॉगल कर सकते हैं। ओहो भाई साहब, बैटरी मैंने सिर्फ ना सुना था कि एप्पल की बैटरी बहुत तगड़ी चलती है, लाइक मतलब मैकबुक की। इसके अंदर है तो 52.6 वॉट आवर की बैटरी, पर भाई बैकअप इन्होंने 18 घंटे मेंशन कर रखा अपनी वेबसाइट पे, बट मैं इसको यूज कर रहा था, मुझे तो 18 घंटे से भी ज्यादा लगा, क्योंकि हमने इसको एक बार भी तो टर्न ऑफ नहीं करा। इसको हम जैसे ही बंद करते हैं, ये इंटेल ईवो को सरपास करने वाली है। ये विद इन 1 सेकंड नहीं खुलती इसकी डिस्प्ले, ये विद इन मिलीसेकंड खुल जाती है। हम इसको टर्न ऑफ भी नहीं कर रहे, स्लीप मोड पे भी है, इसकी कोई भी विंडो नहीं बंद होती, सारी की सारी एज इट इज रीओपन हो जाती है लॉग इन करते ही। उसमें भाई 3 दिन का बैकअप खींच गई। अब घंटे तो हमने कैलकुलेट नहीं करे क्योंकि रेगुलर 3 दिन थोड़ी चलाएंगे। एंड नाउ टॉक अबाउट स्पीकर बहुत बढ़िया है भैया इसके अंदर हमारे को 4 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है, और इनकी जो स्पीकर की रेंज है वो काफी वाइड मिल जाती है हमारे को, मतलब जो स्टीरियो सेपरेशन है ना लेफ्ट एंड राइट का, वो फील होगा आपको, क्योंकि इसके अंदर हमारे को स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। एंड स्पीकर का मतलब एक्सपीरियंस ये शेयर करूंगा कि लाउड काफी अच्छा खासा है, बेस भी आपको मिल जाएगी, और ओवरऑल बढ़िया है। मतलब पैसे खर्चे अब भी मजा नहीं आएगा क्या। एक ना आपको स्पीकर का सैंपल सुनवाता हूँ, एकदम करारा सा बढ़िया सा, एकदम प्रोफेशनल वाइब्स, स्टारबक्स वाली। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है और इसके माइक का टेस्ट है, कुछ ऐसी क्वालिटी आपको मिलेगी। मेरे को वेबकैम भाई अभी तक का सबसे तगड़ा वेबकैम लगा एक लैपटॉप पे। लास्ट टाइम हमने प्रीडेटर लाया गेमिंग लैपटॉप में, उसका अच्छा लगा था, इसका उससे भी बढ़िया है। और इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया पता क्यों लग रही है, इसके अंदर 1080p वाला वेबकैम है और 30 FPS वाला ही है। एंड साथ में जो माइक्रोफोन की क्वालिटी भी इतनी बढ़िया क्यों आ रही है, क्योंकि इसके अंदर 3 एरे माइक्रोफोन्स है, तो एकदम मीटिंग लेनी हो कहीं स्टारबक्स में बैठ के तो बढ़िया क्वालिटी देगा एकदम। और ये वेबकैम की क्वालिटी सिर्फ देखने की नहीं है कि हाँ इसका वेबकैम है तो सही चल रहा है। हमने इसे फेस टाइम एक्सपीरियंस किया था, फेस टाइम में हमने दूसरे आईफोन के अंदर जब इसके वेबकैम की क्वालिटी देखी तो भाई बिल्कुल एज इट इज वहां पे दिखा रहा था, मतलब अच्छा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन था इस वजह से। और दूसरा जो वेबकैम की क्वालिटी एप्पल टू एप्पल
इकोसिस्टम तुम्हें पता ही है। और बात इकोसिस्टम की आ ही रही है, इकोसिस्टम के ऊपर ना एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, पूरी दिखाएंगे क्या है एप्पल मैकबुक क्या नहीं, सब कुछ, वॉच, आईपैड, सब। और यहाँ पे बात कर लेते हैं यूजर इंटरफेस की। जो इसका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वेंटूरा, विंडोज के बाद अगर आप शिफ्ट करोगे तो भाई कॉम्प्लिकेशन तो आएगी, एकदम यूज करने में इतना यूजर फ्रेंडली नहीं लगेगा। कुछ चीजें मतलब ऐसा है ना, उल्टी पुल्टी सी है इसके अंदर, मतलब एक चीज आपकी डायरेक्ट आएगी, कोई चीज कमांड दबा के आएगी, और इसके जो मिनिमाइज और क्रॉस वाले बटन है वो लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं। बाकी ओवरऑल जेस्चर्स वगैरह भी थोड़े से विंडोज से हल्के हल्के डिफरेंट है इसके ट्रैक पैड के। एंड यहाँ पे जो एनिमेशन वगैरह है वो बहुत स्मूथ है। जैसे एप्पल में कहता है ना भाई 60 हर्ट्ज है, बट फील नहीं होता 60 हर्ट्ज है, वो बेसिकली एनिमेशन की वजह से कहते हैं। सिमिलरली मैक ओएस के अंदर भी भाई 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट यूजर इंटरफेस हो करारे एकदम मस्त। और एक यूज करते करते छोटा सा फीचर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, इसका जो कर्सर है ना, अगर आपको जैसे मिलता नहीं है डिस्प्ले पे कर्सर, या आप 2 डिस्प्ले का सेटअप यूज कर रहे हो, आपने कर्सर को जोर से हिलाओ तो एकदम से ना कर्सर स्क्रीन को इतना बड़ा हो जाता है। तो वो एप्पल की बातचीत बढ़िया लगी। एक चीज से मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने पहले ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेंचमार्क कर लेते हैं कि चलो बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह देख के उससे हम जज कर लेंगे कैसा है कैसा नहीं है। अब एप्पल के अंदर क्या है, M1 है, M2 है, M1 Pro है, M1 Max है, 4 ही प्रोसेसर है, उसके हिसाब से जज करेंगे। अब इस लैपटॉप का सबसे सरप्राइजिंग पार्ट जो है इसकी परफॉर्मेंस। हमने इसके करे भाई सबसे पहले बेंचमार्क, और 2 ही बेंचमार्क करे, सिनेबेंच R23 जो आप अपने सामने देख सकते हो, एंड यहाँ पे जो Geekbench के स्कोर है वो भी 8500 अप्रॉक्स मल्टीकोर एंड 1888 हमारा सिंगल कोर। ये जो स्कोर से आप अंदाजा लगाओगे ये वैसे हैं जैसे इंटेल कोर i5 11 जनरेशन के आते हैं या फिर इंटेल Evo के i7 के आते हैं, बट आप इसको नंबर से जज मत करना। हमने इसके अंदर करी मल्टीपल एप्लीकेशन रन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ना फाइनल कट प्रो से शुरुआत की, और यहाँ पे हमने 10 बिट की बहुत सारी फुटेज इसके अंदर इंपोर्ट कर ली है, और इसके अंदर हमने एक के ऊपर एक लेयर में फुटेज लगा दी, और नीचे हमने एक म्यूजिक भी ऐड कर दिया, और उसके बावजूद भी भाई कितनी स्मूथली चल रहा है ये, बिल्कुल स्मूथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से रेंडर हो रही है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, ये जो लैपटॉप हमारा चार्जिंग पे भी नहीं है, डायरेक्टली बैटरी पे चल रहा है। बैटरी पे 10 बिट की फुटेज आप कुछ इस तरीके से स्मूथली रेंडर कर सकते हो टाइमलाइन में, भाई ये सरप्राइजिंग है। अब वो है ना, ट्रैवल वगैरह कर रहे हो विंडोज लैपटॉप के लिए आप प्लग ढूंढोगे, बट इसके लिए क्या, आप प्लेन में बैठ के एडिटिंग कर लो, स्टारबक्स में बैठ के एडिटिंग कर लो बिना चार्जर लगाए, तब ज्यादा हो गया। और अभी हमने एक चीज नोटिस कर रहे थे, हमारा प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट एज इट इज खुला हुआ था, तब वो 10 बिट इतनी स्मूथ मतलब रेंडर कर रहा था। और यहाँ पे भी हमने इसको चला के देखा, जहां पे जैसे स्पेस बार दबा रहे हैं इंस्टेंटली चल रहा है। ये हमारे फ्रेंड का प्रोजेक्ट है, और ये वाला प्रोजेक्ट जो है हमारा 8 बिट पे शूट हुआ है, बट इसकी भी जो है मल्टीपल टाइमलाइंस है प्रीमियर प्रो की, और मस्त तरीके से एकदम रेंडर हो रहा है, कोई ऐसा स्टटर नहीं है, कोई ऐसा लैग नहीं है। फिर हमने चला के देखा मोशन एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका आफ्टर इफेक्ट्स होता है ना, वैसी मैक ओएस के लिए मोशन होता है। और इसके अंदर हमने एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट डाउनलोड करके देखा था, बिकॉज इसमें नया तो बना नहीं पाए थे, और ये मल्टीपल लेयर का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इतनी लेयर्स है इसके अंदर, और उसके बावजूद भी बिल्कुल स्मूथली ये चल रहा है। यहाँ पे आगे पीछे करना हो कुछ भी है, मल्टीपल लेयर्स में भी हमारे को कोई ऐसा लैग फील नहीं हुआ। फिर हमने सोचा इतनी मेहनत चल रही है तो आफ्टर इफेक्ट्स भी चला के देख लेते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में यहाँ पे ना एक वेलोसिटी एडिट मिला था हमारे को ऑनलाइन, एक प्रोजेक्ट हमने डाउनलोड कर लिया था, और भाई जहां पे हम अपना कर्सर लेके जा रहे हैं ना, तुरंत आप देख सकते हो ऊपर रेंडर मार रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पे लैग नहीं है। जैसे थोड़ा थोड़ा स्टटर होता है, थोड़ा थोड़ा लैग होता है, बट वेलोसिटी एडिट के अंदर भी ऐसा कोई लैग स्टटर नहीं है, बिल्कुल स्मूथ प्ले हो रहा है यहाँ। तो आपको एडोब की एप्स वगैरह अगर चलानी है ना, तो बहुत जबरदस्त है प्रोडक्टिविटी के मामले में। फिर आया ग्राफिक्स डिजाइनर वाला पार्ट। जितने भी ग्राफिक्स डिजाइनर है जिनको ब्लेंडर वगैरह चलाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी दुनिया भर की लेयर्स है यहाँ पे। और ध्यान रखना बैटरी पे चल रहा है लैपटॉप, और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल इजीली रेंडर हो रहा है। यहाँ पे कितना स्मूथली इसकी टाइमलाइन प्ले हो रही है। भाई सच में इतनी पतली कोई विंडोज मशीनरी होती है ना, उसके अंदर कभी भी इतना स्मूथ टाइमलाइन प्ले नहीं होता। आपको तगड़े तगड़े पीसी बिल्ड करने पड़ते हैं, तब जाके कुछ ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है। और फिर यहाँ पे हमने लॉजिक प्रो भी चला के देखा। लिल नास का मोंटेरो गाना हमारे को उसके अंदर पहले से मिलता है, और यहाँ पे आप लेयर देखो भाई, म्यूजिक प्रोडक्शन वालों के लिए साफ कह सकता हूं मैं, लॉजिक प्रो से बढ़िया कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर आपको म्यूजिक वगैरह के लिए पोर्टेबल मशीनरी चाहिए तो मैकबुक से बढ़िया चॉइस आपके लिए नहीं हो सकती। बहुत ही बढ़िया इंटरफेस है, बहुत ही सही परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और बहुत लोगों के माइंड में सवाल आ रहा होगा ना कि भैया आपको भी विंडोज लैपटॉप में तो ऐसे चला के दिखाते। देखो विंडोज लैपटॉप में ऐसा होता है ना, जितने भी 70-80 हजार या 1 लाख से ऊपर के लैपटॉप होते हैं उन सब में चीजें चल जाती हैं। बेसिकली डाउट ये रहता है कि मैकबुक इतनी पतली है और जो इसकी M2 चिप है उसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं है, तो उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली मैंने चला के देखा और वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके सामने रखा। विंडोज के अंदर ऐसा होता है, 1 लाख से ऊपर वाला लैपटॉप लेते हो ना तो सब में परफॉर्मेंस बढ़िया दे जाता है, बट उसके अंदर एक कैच है ना, ये बैटरी पे विदाउट एनी चार्जिंग सोर्स के बाद भी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस निकालता है जो विंडोज कभी कर ही नहीं सकता। बाद में शायद कर ले, पर अभी तो नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात, इस पतली सी मशीनरी में कोई पंखा वंखा भी नहीं है, तब भी ऐसी परफॉर्मेंस निकाल के देता है ये काफी लंबे टाइम तक। बाकी अगर ज्यादा ही लंबे टाइम के लिए चलाने, ज्यादा ही प्रोफेशनल हो तो मैकबुक प्रो के लिए जा सकते हो आप, जिसमें पंखा होता है ना छोटा सा एक। आप थोड़े से सवाल उठा लें जो हमारे को इंस्टाग्राम से मिले थे। लोगों का सवाल था कि M1 और M2 में कितना डिफरेंस है, लाइक वर्थ है कि इतना महंगा लो। वो हमारे को 90,000 अप्रॉक्स पड़ जाता है। तो M1 और M2 में हमारे को ऑफिशियली जो एप्पल ने बोला है कि 18% का बूस्ट मिलेगा, बट वैसे हमने और दूसरी वीडियोस देखी है तो सबने यही बोला है कि हाँ यार M1 और M2 में
में रियल लाइफ में जो डिफरेंस है वो आपको ऑन पेपर तो दिखाई देता है, बट परफॉर्मेंस में लाइक एप्लीकेशन में नहीं फर्क पता लगता। तो आप M1 के लिए भी जा सकते हो, मतलब इतना वर्थ अपग्रेड नहीं है आपको, बिल्कुल मतलब 1,30,000 या 1.5 लाख खर्चने हो एयर की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहूंगा प्रोडक्टिविटी के लिए अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए, लाइक एक पोर्टेबल मशीनरी चाहिए, तो M2 से बढ़िया नहीं हो सकती। फिर चाहे आप इंटेल ईवो लैपटॉप से कंपेयर कर लो, फिर चाहे आप हाई एंड गेमिंग लैपटॉप पे या फिर परफॉर्मेंस लैपटॉप कह सकते हो उनको, उनसे कंपेयर कर लो। इसकी ऑप्टिमाइजेशन अलग ही लेवल की है। और एक लोगों के दिमाग में रहता है विंडोज या मैक, मतलब कि दोनों में से बढ़िया कौन सा रहता है, तो मैं कहूंगा मैक ओएस ज्यादा स्मूथ लगता है विंडोज से। बाकी जो बग्स हैं और थोड़े बहुत ग्लिचेस हैं वो दोनों ओएस में आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैक है तो बहुत ही तगड़ी स्टेबल है जैसे लोगों ने हुआ बना रखा ना, उतना भी ऐसा कुछ नहीं है। यूज करते हुए भाई लगता है लैग वैग भी कभी ना कभी होती है। जैसे 8 GB रैम हमारे इसके अंदर, तो ज्यादा टास्क अगर चला देंगे तो लैग भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। बाकी कह सकते हैं रैम मैनेजमेंट अच्छा है मैक ओएस का। और सबसे बड़ा पॉइंट जो उठाया जाता है सिक्योरिटी को लेके, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी बेटर है ऑब्वियसली विंडोज से, बट लूप होल सब ओएस में मिलते हैं। अब आप समझदार हो, इस पॉइंट को मैं ज्यादा खोल के नहीं बता रहा। अब आपने बहुत सुना होगा जितने भी डेवलपर्स हैं या कोडर्स हैं वो मैक ही प्रेफर क्यों करते हैं। इसके अंदर आपको हैवी कोडिंग के टास्क करने हो, फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना हो, बाकी कंपाइलिंग वगैरह भी इसके अंदर फास्ट है। और मैक ओएस की तरफ डेवलपर्स का जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप एंड्रॉइड एप्स तो डेवलप कर ही लोगे मैक ओएस पे, प्लस आप iOS की अगर आपको ऐप डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको मैक ही चाहिए होगा। तो इसलिए लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वर्सेटैलिटी मिल जाती है। और सिर्फ iOS की नहीं, आपको एप्पल के किसी प्रोडक्ट की करनी है, फॉर एग्जांपल चाहे आपकी वॉच हो, फिर चाहे आपका iPad OS हो, फिर मैक OS हो या आईफोन, सारे मतलब फुल ऑन डेवलपमेंट। और इसका ना रैम मैनेजमेंट तो है ही तगड़ा, बट रैम के लिए मैं ये कहूंगा जैसी आपकी नीड है ना आप उसके हिसाब से अपना सिस्टम चूज करो, क्योंकि अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है। 8 GB रैम भी जिस हिसाब का काम होगा, 8 GB रैम वैसे इसके अंदर इनफ रहती है जो उसके सॉफ्टवेयर वगैरह है। बट स्टिल मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपको मैक के लिए ही जाना है, मोटा तगड़ा बजट है, प्रोडक्टिविटी के लिए लैपटॉप, बार बार प्रोडक्टिविटी बोल रहा हूं, तो वहां पे आप 16 GB के लिए कम से कम जाओ। और ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का सवाल भी था कि उसके लिए मैक कैसी है, तो वहां पे मैं मना करूंगा कि भाई आप मैक के लिए मत जाना। आप यहाँ पे एक पीसी बिल्ड करो डेफिनेटली, बिकॉज पीसी बिल्ड के अंदर आपको फ्यूचर में अपग्रेड्स में मिलते हैं। और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर ना आपको पूरा दिन भी सिस्टम चला के रखना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको थर्मल्स बेटर चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट थर्मल्स का आता है, तो ऑब्वियसली पीसी बिल्ड अगर आप करते हो उसके अंदर AIO लगाओगे, दुनिया भर के पंखे लगा सकते हो। अब मैकबुक एयर में तो वैसे कोई पंखा नहीं है, और अगर मैकबुक प्रो आप लेते हो तो उसके अंदर भी सिंगल फैन मिलता है, तो वहां पे भी आपको मतलब कोई ऐसी गुंजाइश है नहीं थर्मल्स वगैरह अच्छे होने की। और यहाँ पे M2 और M1 Pro के लिए बहुत सवाल है कि भाई M2 ले या M1 Pro ले। भाई देखो M1 Pro बहुत ही नेक्स्ट लेवल है M2 से। फिर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के मामले में देख लो, स्क्रीन पे आ रही होंगी, फिर वो बहुत महंगी भी है। तो अगर आप बिल्कुल ही डेडिकेटेड एकदम एप्पल लवर हो और मैक के लिए आपको जाना है, ऑप्टिमाइजेशन आपने देख ली, प्रोडक्टिविटी के लिए मैक रिकमेंडेड है। और एक बहुत बड़ा सवाल था कि मैक के अंदर विंडोज चल जाती है तो उसका क्या सीन है। मैं सोच रहा था पहले से वीडियो में करूं, पहले इतनी लंबी कर दी हमने, तो मैंने कहा ये पॉइंट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर विंडोज डाल के ना कुछ गेमिंग वेमिंग वाला सीन भी करेंगे कि देखते हैं कैसा सीन होगा। अब इतनी टेस्टिंग चली रही है तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मशीनरी पे थोड़ी बहुत गेमिंग कर ली जाए। गेमिंग के लिए बहुत बोला जा रहा है ना, गेम चल जाएगी, वो हो जाएगा। यहाँ हमने CSGO चलाया, इसको फुल स्क्रीन किया। यहाँ पे नीचे जो अप्लाई वाला बटन है ना वो नीचे है और वो आ ही नहीं रहा, और जब इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये यहाँ भाग जाता है। यार ये क्या चीज है। ओ भाग गया। मैकबुक लेनी है गेमिंग के लिए, अभी ले लो अभी एकदम। मैक पे गेमिंग करने की ट्राई कर रहे थे, CSGO चलाई हमने, मेरे सब्सक्राइबर मिले, भैया वैनम भैया कर रहे, मैंने इसका माइक ऑन करा, ये हैंग हो गया। मतलब इतनी तगड़ी एडिटिंग की एप्स में हैंग नहीं हुआ, ये CSGO में हैंग हो गया यार। कर्सर दिखा रहा है बस, उसके अलावा कुछ नहीं हो पा रहा है इसमें। गेमिंग कैसे होगी? मैक फॉर गेमिंग कौन बोल रहा था? ये रीस्टार्ट हो गया भाई। यहाँ पे हमारी फाइनली CSGO चल गई है, और ये ना हमारे को लगभग 40-50 फ्रेम वाली मतलब फीलिंग दे रही है। इसके अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो है नहीं ना इसके अंदर, मतलब FPS वगैरह दिखाने के लिए, और मतलब टाइम पास के लिए गेमिंग कर सकते हो उसके ऊपर, ऐसी कोई हार्डकोर गेमिंग नहीं होगी। ये तो चली बड़ी मुश्किल है। और भाई ये हमने चलाया यहाँ पे माइनक्राफ्ट, जो कि हमारा, मुझे तो पता नहीं है इस गेम में करना क्या होता है, बट वो ये कि टक 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 यहाँ पे ठीक है, थोड़ा लैगी सा एक्सपीरियंस है, बट वो ये अगर आपको माइनक्राफ्ट वगैरह खेलना हो ना तो आप इसके ऊपर खेल सकते हो। वाओ वेरी नाइस गेम। ये मैं उड़ गया हूँ। फिर यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं फोर्टनाइट, और फोर्टनाइट की सेटिंग्स मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे ये कुछ इस वाले रेजोल्यूशन पे चला रहे हैं हम इसको, पूरे फुल पे नहीं चला रहे, वैसे ही इसमें मैं दिखा दूंगा कैसी परफॉर्मेंस है। बाकी हाई सेटिंग्स है और बाकी सब आप देख सकते हो। और जितने गेम हमने पहले टेस्ट किए थे वो भी लगभग इसी रेजोल्यूशन पे ही थे, मैं दिखाना भूल गया था। और यहाँ पे हमारी गेम चल रही है, लगभग 30 फ्रेम वाला यहाँ पे एक्सपीरियंस आ रहा है। और मैं कहूंगा कि बस गेमिंग के लिए बिल्कुल कंसिडर मत करना, और कोई बंदा बुंदा मार ले क्या। चलो जी, विक्ट्री हो गई हमारी, 91 हो गया। तो भाई ये था पूरा रिव्यू मैकबुक एयर M2 का। M2 मान लो आप, एयर हो फिर चाहे प्रो हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैकबुक कौन सी लेनी चाहिए आपको वो बता देता हूँ। देखो मैकबुक एयर है बिल्कुल बिजनेस क्लास लोगों के लिए, और आपको ज्यादा हाई एंड टास्क नहीं करने, क्योंकि भाई गर्म हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि मेटल फ्रेम है पूरा और गर्म फील भी होती है ज्यादा। एंड दूसरी चीज मैं कहूंगा मैकबुक प्रो के लिए जाओ, ज्यादा बजट तो लगेगा बट वो थोड़ी फ्यूचर प्रूफ भी है, और ज्यादा तगड़े काम करने के लिए भी आपके काम आएगी। अब दूसरा एक और बहुत मेन सवाल आता है, इंटेल ईवो वाले लैपटॉप्स ले जो हमारे विंडोज बेस्ड होते हैं, या फिर हम मैक ले M2 या M1 के साथ M1 Pro जो भी XYZ। तो मैं कहूंगा भाई इंटेल ईवो से डेफिनेटली बेटर है। अगर आपको एक पतला
थिन एंड लाइट लैपटॉप लेना और आपका बजट 1 लाख से ऊपर है तो मैं कहूंगा कि आप मैक के ले जाओ। इंटेल ईवो आप स्किप कर सकते हो। इंटेल ईवो के अंदर मतलब ऐसा लगता है वो बेसिक चीजें तो कर देता है, प्रोसेसर काफी अच्छे हैं, हमने काफी रिव्यू करे हैं, बट मैक को बीट नहीं कर सकता। अब एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि सेम प्राइस पॉइंट लाइक 1.5 लाख रुपए में एक विंडोज लैपटॉप लें या 1.5 लाख रुपए की मैक लें। यहाँ पे भाई कोई भी कंपैरिजन नहीं है दूर दूर तक। विंडोज में आपको अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे विंडोज में एग्जांपल लो, प्रीडेटर ले लो आप 1.5 लाख वाला, i9 के साथ 3060 मिलता है, तो वो प्रोडक्टिविटी भी तगड़ी करा देगा, साथ में गेमिंग भी तगड़ी करा देगा, बट वो काफी मोटा भी है। सिमिलरली मैक हमारी पतली है, बट यहाँ पे वही बात है, गेमिंग वेमिंग देख लिया आपने तो दिमाग से ख्याल ही निकाल दो। पहले मैं भी सोचता था भाई बहुत ओवर प्राइस्ड है, क्या है क्या नहीं है, क्या है चिप है मतलब, लेकिन जो इन्होंने चिप की ऑप्टिमाइजेशन करी है और उस चिप के हिसाब से जो एप्लीकेशन की ऑप्टिमाइजेशन है उसका कोई तोड़ नहीं है। डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी हो, डेवलपर हो, कोडर हो, कुछ भी है, प्रोडक्टिविटी के मामले में मैक रिकमेंडेड है पतले लैपटॉप्स में। वरना फिर पीसी बिल्ड और हाई एंड लैपटॉप जैसे हम रिव्यू करते हैं उनका फिर अलग ही लेवल है, वो फिर आपको सारा कुछ पता ही है। नहीं पता क्या सब्सक्राइब मारो फिर, पहली बार आया तो। हमने अपने एंड से सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया ये तो आपने बताया नहीं, वो नहीं बताया, तो हम कुछ अलग अलग वीडियोस प्लान करेंगे इसके ऊपर, कुछ लाइक 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, वो चीजें फिर उसके अंदर कवर कर देंगे। तो अपना फीडबैक जरूर देना और लाइक मारना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।